आ जाओ। आज अपना पहला चैप्टर अपन लोग फिनिश करेंगे। आओ 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 जल्दी से। सर उस दिन क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट सेशन में, यानी कि कल सुबह हमने पढ़ा था अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, बोलो? अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस का अर्थ क्या होता है? अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा दिलाना। क्या मतलब होता है, बोलो? भरोसा दिलवाना। अरे यार, सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा हुआ आज का बीकॉम का पेपर आपका? आप हंसते क्यों हो यार? इतना अच्छा पूछा मैं, आज ही था ना पेपर आपका? कैसा हुआ फिर आपका पेपर? अच्छा था? कितना फेंका? आज कौन सा पेपर था? अरे मजा आ गया होगा आपको तो, नहीं है ना? चलो जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। आओ आओ आओ, हम लोग पढ़ेंगे अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में। एक बार आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूं अपन ने जो पढ़ा था, ठीक है ना? अच्छे से ध्यान देना बेटा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन्होंने प्यार से क्या बोला है? बोलो क्या बोला है? प्रैक्टिशनर। अब मुझे एक बात बताओ, सब्जेक्ट मैटर जैसे कि ध्यान दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सब्जेक्ट मैटर हुए। सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर कौन करता है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। कौन करता है, बोलो? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब प्रैक्टिशनर का काम क्या है कि सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करना अगेंस्ट द क्राइटेरिया और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है मैनेजमेंट। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अनुसार बने कि नहीं बने, इसको चेक कौन करेगा? इसको चेक ऑडिटर करेगा। और चेक करने के बाद वो क्या दे देता है? अपना ओपिनियन दे देता है, जिससे इंटेंडेड यूजर का क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसे 3 पार्टी रिलेशनशिप भी बोला जाता है। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व है बेटा। पहला प्रैक्टिशनर, दूसरा रिस्पॉन्सिबल और तीसरा इंटेंडेड यूजर। फिर सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया जाता है सूटेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क। जैसे कि लॉ हो गया, गाइडेंस नोट हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग। ये सारी चीजें आपके क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है। फिर अपन ने क्या देखा था? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भैया सब जल्दी से बताना, ऑडिटर क्या लगाता है? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर लगा के उसको क्या मिलते हैं? ऑडिट एविडेंस। एविडेंस की मदद से वो कहां पे जाता है? कंक्लूजन्स। कंक्लूजन की मदद से ओपिनियन। ऑडिट एविडेंस कैसा हो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट जैसा हो। मतलब अरे बोलो ना, कैसा हो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। आपको नारे लगाने नहीं आते क्या? बोलो मुझे, ऑडिट एविडेंस कैसा हो? अरे भाई साहब, तब यार क्या बोलूं अब मैं। आप बीकॉम का थक गए होंगे ना बेटा, जल पी लीजिए फिर, है ना? आओ देखो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी सही होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। समझ रहे हैं क्या, है ना? यस सर। ओके, रिटर्न रिपोर्ट आपको देना पड़ता है, इसी को ऑडिट रिपोर्ट का नाम यहां पे दिया जाता है। फिर मैंने आपको जबरदस्त बातें बताया था कि स्टैंडर्ड्स लगते हैं किसके ऊपर? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर। मुझे देखो, स्टैंडर्ड से बोला तो ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किसके ऊपर लगते? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करता है, बराबर ना? यस सर। तो सीए प्लस सीओपी के ऊपर स्टैंडर्ड लगते हैं सर। अब 2 प्रकार की चीजें, 2 प्रकार की सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। ऐसी सर्विसेज जिससे सामने वाले का भरोसा बढ़े उसे बोला जाता है अश्योरेंस। ऐसी सर्विसेज जिससे भरोसा ना बढ़े उसे बोला जाता है नॉन अश्योरेंस। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, मैनेजमेंट की सर्विसेज देना, किसी को रिप्रेजेंट कर देना, इससे कोई भरोसा नहीं बढ़ता, तो इसे नॉन अश्योरेंस सर्विसेज कहा जाता है। और ये क्या होती है? रिलेटेड सर्विस होती है। क्या होती है बोलो? रिलेटेड सर्विस होती है। अब क्योंकि ये रिलेटेड सर्विस है तो उसमें स्टैंडर्ड कौन सा लगता है? स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, बराबर? यस सर। अब उसके बाद देखो क्या बोला गया। अब 2 प्रकार के स्टेटमेंट्स के ऊपर अश्योरेंस सर्विसेज दी जाती है, 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन के ऊपर। पहला होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होता है बोलो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा क्या होता है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो साल बीत गया उसके, कि जो साल आने वाला है उसके, जो साल बीत गया, एक्स, समझ रहे? मतलब एक्स फाइनेंशियल ईयर, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो अपन ने क्या कहा बताइए सर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात की जा रही होती तो अपन कहते हैं अदर देन हिस्टोरिकल, बोलते हैं क्या? हाँ सर, ठीक है। देखो, अब हिस्टोरिकल की अगर बात है तो इसमें 2 प्रकार के अश्योरेंस दिया जाता है। एक होता है 100% अश्योरेंस, है ना?
नहीं, 100% तो नहीं होता सर, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, रीजनेबल एश्योरेंस देते। रीजनेबल का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और दूसरा क्या होता है, मॉडरेट, मतलब लोअर लेवल का चिंदीगिरी करना है कि अपने को, नहीं सर लोअर लेवल के काम नहीं करेंगे, मॉडरेट लेवल या हायर लेवल। अब अगर रीजनेबल, देखो सबसे पहला अगर आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीजनेबल एश्योरेंस देने की बारी आती है तो उसे बोला जाता है ऑडिट। क्या बोला जाता है, बोलो ऑडिट। ऑडिट के ऊपर कौन से स्टैंडर्ड लगते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर जहां पे आपको मॉडरेट एश्योरेंस देना है जिसी को बोला जाता है लिमिटेड एश्योरेंस। क्या बोला जाता है, बोलो लिमिटेड एश्योरेंस। तो यहां पे आप रिव्यू करते हो बेसिकली स्टेटमेंट्स को, तो कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। कौन सा लगता है, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जिसको SRE बोला जाता है, बराबर है ना। जैसे मैंने आपको बताया था AS 18 कहता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आपने डिस्क्लोज करना चाहिए, बराबर। रिलेटेड पार्टी आप लोगों ने पढ़ा है कंपनीज एक्ट की जो पहला चैप्टर है डेफिनेशन, उसमें रिलेटेड पार्टी आपने पढ़े होंगे। एक पर्सन के मम्मी पापा, याद है वो सन स्टेप डॉटर नहीं आती, ऐसे कुछ कुछ चीजें पढ़े होंगे आपने। तो उनके साथ अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब देखो जो S18 है ना, वो आपको बताता है कि किस तरीके से कौन से फॉर्मेट में आपने डिस्क्लोज करना है। तो वो सेम फॉर्मेट में डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, ये आता है रिव्यू एंगेजमेंट में। वो जो फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दिया, कहीं वो इंफॉर्मेशन में फ्रॉड वाला अमाउंट तो नहीं है, गलत अमाउंट तो नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, वो आता है ऑडिट के कैटेगरी में। किस में आता है, बोलो ऑडिट के कैटेगरी। समझ रहे, आप समझ रहे ना, फॉर्मेट को देखा मतलब सेम फॉर्मेट है क्या, वो रिव्यू हुआ और उसके अंदर के कंटेंट को देखा, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट को चेक करने की बारी है, यानी कि अपन लोग ऑडिट करने जा रहे हैं। ठीक है सर। अदर देन FS पे भी मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस दिया जाता है जिसके ऊपर SAE लागू होता है। क्या लागू होता है, बोलो SAE, यानी स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट लागू होता है। और सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो एप्लीकेबल हो जाए उसे क्या कहते हैं, SQC कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो SQC कहते हैं। ये जैसे ही अपना ये कंप्लीट हुआ, यहां पे आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाता है। क्या आपको चैप्टर 1 पे कॉन्फिडेंस है ना। अभी छोटा सा पॉइंट अपने बचे हुए कुछ पढ़ने के, पहले आज उसको पढ़ डालते हैं और फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलो क्या क्या बचा हुआ है अपना देखो। सबसे पहले बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में। आ जाओ जल्दी से मॉड्यूल नंबर 1 के ऊपर, पेज नंबर 1.9 क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। तो एक ऑडिटर के पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहला वो टैक्टफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो टैक्टफुल। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे अकाउंट से रिलेटेड छोटी छोटी बातों का नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने है ना बेटा 3 महीने के लिए इंश्योरेंस, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 12 मंथ्स का इंश्योरेंस निकाला 24,000 रुपए, है ना। इस फाइनेंशियल ईयर में 3 महीना ही आया, बराबर। तो बाय डिफॉल्ट है इस बार के पीएनएल में कितना दिखने वाला है, मेरे को 6,000 रुपए दिखने वाला है, अक्रूवल प्रिंसिपल। इसमें मैं सोच रहा अरे बाप रे कैसे आ गया ये 6,000, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। तो काय का टैक्टफुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी टैक्टफुल, मतलब उसको नॉलेज होना चाहिए चीजों के बारे में। दूसरा कॉशन, कॉशन मतलब वो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, बोलो सतर्क। जैसे कि अगर मान लो क्लाइंट ने बोला अरे इस बार तो कोई भी गलतियां नहीं है, आप मत करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक, और आपने उसकी बात को मान लिया, ऐसा नहीं। यू शुड ऑलवेज बी अवेयर, यू शुड ऑलवेज बी कॉशियस। एग्जाम्पल के लिए देखो, क्या मान लो आपको ऐसा पता है कि 40,000 रुपए मंथ, 40,000 रुपए प्रति रेंट है प्रति मंथ का, ठीक है ना। तो अगर मैं साल भर की बात करूं तो रेंट कितना होना चाहिए, 4,80,000 डेबिट होना चाहिए मेरे पीएनएल में, बराबर ना। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि पीएनएल में 5,20,000 का डेबिट है। तो ये हुआ कॉशियसनेस, मतलब मुझे पता था 40,000 का रेंट है पर यहां 5,20,000 दिख रहा है, तो होना तो 480 था, क्यों ये 40,000 का गैप। तो हो सकता है 1 महीने का एक्स्ट्रा आप लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट गलती से पीएनएल में डाल दिया। समझ रहे, अलग अलग भी रीजंस हो सकते हैं। तो मैंने क्या रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, बोलो कॉशियस रहना चाहिए। फर्मनेस, फर्मनेस का मतलब होता है फर्मनेस, गुड टेम्पर का अर्थ होता है
अच्छे से आपने बिहेव करना चाहिए। आप ऑडिटर हो और आप कुछ भी कर रहे, ऐसी चीजें नहीं चलेंगे। आप समझ रहेगा बात को? आप शॉर्ट्स में चले गए बेटा ऑडिट करने के लिए, क्या अच्छा लग रहा, समझ रहेगा? तो ऐसी हरकतें मत करो। गुड टेम्पर भी अच्छा रखो और विनम्रता रखो, फर्मनेस रखो सामने वाले से, एम्प्लॉय से बात करते वक्त भी। उसके बाद बोला गया है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है समझना, कि एक पर्सन जो है ना वो बायस नहीं होना चाहिए, और दूसरा ऑडिटर जो है ना वो झूठा नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो, वो झूठा नहीं होना चाहिए। सर एक झूठा कैसे हो सकता है ऑडिटर? जैसे देखो, मान लो एक ऑडिटर है बेटा, है ना, उसने क्या किया, उसने ऑडिट किया, उसको नजर आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, तो उसने ओपिनियन देना चाहिए, बराबर है ना, उसने ओपिनियन दिया। याद करो मैंने ऐसे ही आपको बताया था, दो प्रकार के ओपिनियन होते हैं। कौन से होते हैं? अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड मतलब अच्छा ओपिनियन, और मॉडिफाइड मतलब ठीक है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, अच्छा है बट कुछ तो भी गड़बड़ है ना। तो यहां पे मैंने कैसा ओपिनियन देना चाहिए? बोलो, मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, क्योंकि अनमॉडिफाइड होता है अच्छा ओपिनियन। मैंने उल्टा बोला शायद इससे पहले, है ना। अनमॉडिफाइड का अर्थ होता है अच्छा ओपिनियन, कोई भी गड़बड़ की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉडिफाइड मतलब कुछ ना कुछ मेरे को है ना मॉडिफिकेशंस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसके रिगार्डिंग में मॉडिफाइड ओपिनियन देता हूं। तो आप जरा बताओ मेरे को, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मैंने कैसा ओपिनियन देना चाहिए? मॉडिफाइड देना चाहिए, बराबर। लेकिन मैं अनमॉडिफाइड दूं तो ये गलत बात है ना। हाँ, मतलब मैं अपनी इंटीग्रिटी खो दिया। क्या बोलूंगा मैं? बोलो, इंटीग्रिटी खो दिया। ठीक है, चलो, कुछ आवाज दिया किसी ने? चलिए आइए ध्यान दो। नेक्स्ट तो क्या क्या बोला बताइए सर? सबसे पहला बोला टैक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कॉशन होना चाहिए, फर्मनेस, विनम्रता रखो, गुड टेम्पर रखो। गुड टेम्पर मतलब एकदम चिड़चिड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रिटी वाला हो, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री जजमेंट, पेशेंस, इंडस्ट्री जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडनेस एंड रिलायबिलिटी। मतलब बोला गया, देखो सर मैंने ना किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए लोगों के बीच में। मतलब मैनेजर से मैं बात कर रहा हूं तो मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कोई एम्प्लॉय से बात कर रहा हूं ना तो मैं उसको चिढ़ के बात कर रहा हूं। क्या मैंने ऐसा करना चाहिए? क्या नहीं सर। मतलब क्या मैंने ऐसा भेदभाव, डिस्क्रिशन किसी भी पर्सन में नहीं करना है। इसके अलावा इंडस्ट्री का नॉलेज मुझे होना चाहिए। अगर आज मैं टैक्स ऑडिट लेने जा रहा हूं तो मुझे टैक्सेशन के बारे में नॉलेज होगा तभी मैं काम करूं। बस पैसे के चक्कर में मैं काम करूं, ऐसा ऑडिटर ने करना है क्या? नहीं सर, नहीं करना है। इसके अलावा पेशेंस उसने रखना है अपने पास, क्लियर हेडनेस और रिलायबिलिटी। क्लियर हेडनेस मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। सर क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स एज पर FRF, है ना। यस, तो अब मेरा इतना ऑब्जेक्टिव है और जो भी मैं चेक करूं उसको मैं रिपोर्ट करना है, बराबर ना। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट से ना भटकूं, उसे बोला जाता है क्लियर हेडनेस। क्या बोला जाता है? बोलो, क्लियर हेडनेस। ठीक है, यहां पे लिख के रखो, ऑब्जेक्टिव से नहीं भटकना। लिखो क्लियर हेडनेस को, ऑब्जेक्टिव से नहीं भटकना। और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। ये रिलायबिलिटी मतलब मैं भरोसा कर पाऊं सामने वाले के ऊपर। ठीक है, फिर देखो बोला क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोजीशन ऑफ ट्रस्ट शुड ऑल्सो बी देयर। इंटीग्रिटी मतलब झूठ नहीं बोलना है, और ट्रस्ट मतलब आप जानते हो, आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक टॉपिक पढ़े थे फाउंडेशन में, जहां पे आपने एक चीज पढ़े होंगे, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, और दूसरा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब ऐसा रिलेशनशिप जहां पे अपन सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बराबर ना। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई सर्विस दे रहा है, या मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई क्लाइंट है, तो वो आंख बंद करके मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है क्या? हाँ, मतलब क्या वो मुझे पूरी इंफॉर्मेशन बताता है क्या? उसका व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, रेड मनी, जो भी मनी होगा सब बताता है वो मेरे को। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं इनकम टैक्स को बता रहा हूं, पता है मेरे क्लाइंट के पास, रेड मार दो, मेरे को 2% कमीशन दे देना। ऐसा चल सकता है क्या? नहीं सर, ऐसी हरकतें नहीं करना है आपको। ठीक है ना। तो आपने हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोजीशन ऑफ ट्रस्ट को मेंटेन करना है। आप किसी भी प्रकार से गलत चीजें करोगे क्या? नहीं सर, नहीं करोगे। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। ये पॉइंट अपन ने देख लिया था, एंगेजमेंट
मैनेजमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब आ जाएंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर। बताओ मुझे ऐसे किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट है ना? यस सर। देखो क्या बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। देखो अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सही है क्या? वही है क्या जो पढ़े अपन ने? यस। अब देखो ये क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है हाई क्वालिटी बेंचमार्क। क्या करता है बोलो? हाई क्वालिटी बेंचमार्क एस्टैब्लिश करता है, जो किसने फॉलो करना है? ऑडिटर ने फॉलो करना है। मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ज्ञान देता है ऑडिटर को कि अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो ना तो आपने कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अब ये ऑडिटर के ऊपर है कि उसने ध्यान रखा कि नहीं रखा। अगर नहीं रखा तो निफ्रा या आईसीआई काउंसिल बैठा ही है बजाने के लिए। समझ रहे हैं क्या? है ना? यस। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो? रिव्यू एंगेजमेंट, है ना? आ जाओ। रिव्यू मतलब क्या था? वो मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस, है ना? आओ देखो, अप्लाई इन कंटेक्स्ट ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपने आप में अगेन हिस्टोरिकल नेचर का ही होने वाला है क्या? यस सर। ये देखो लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है ये। फिर देखो रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट यानी कि SAE के बारे में, जो किसके ऊपर लगता है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लगता है। और रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर किसके ऊपर लगता है? नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर। याद है कि अपना चार्ट में पूरा बनाया हुआ है अपन ने, है ना? चलो सर आओ अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में। डील्स विथ सब्जेक्ट मैटर अदर देन, क्या बोला देखो? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके सर। उसके बाद देखो एंगेजमेंट में रिलेट टू प्रोवाइडिंग अश्योरेंस। यहां पे भी आप अश्योरेंस ही देते हो लेकिन नॉन फाइनेंशियल मैटर्स जैसे कि डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आई थिंक सो एग्जांपल अपने चार्ट में लिखा भी हुआ है, ठीक है? उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, एंगेजमेंट टू परफॉर्म टू बी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एन एंगेजमेंट इन विच देखो प्रैक्टिशनर में बी कॉल्ड अपॉन टू असिस्ट मैनेजमेंट। याद है आपको मैनेजमेंट रिलेटेड मैनेजमेंट सर्विसेज, ऐसा आपने 144 की सर्विसेज में पढ़ा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसका पार्टनर फर्म को या कंपनी को 144 की सर्विसेज नहीं देना चाहिए। अगर दिया तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, बराबर ना? तो क्या था उसके अंदर? मैनेजमेंट सर्विसेज थी। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट को असिस्ट करना कुछ तो भी डिसीजन लेने के लिए। तो अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो उसे क्या बोला जाएगा? रिलेटेड सर्विसेज। क्या बोला जाएगा बोलो? रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है? आ जाइए देखो an engagement in which practitioner may be called upon to assist management with preparation and presentation of historical information without, मार्क करो यहां पे, विदाउट ऑब्टेनिंग अश्योरेंस। यहां मैं अश्योरेंस नहीं देता सामने वाले को। पहले वाले केसेस में मैं भरोसा बढ़ाता था, हो सकता है वो HFS पे हो सकता है वो अदर देन HFS पे हो, पर यहां पे मैं भरोसा किसी भी माध्यम से बढ़ा रहा हूं क्या? नहीं सर, नहीं बना रहा हूं। समझ रहे बात को, है ना? यस सर। अब देखो such type of compilation engagement falls in the category of related services। मैंने एग्जांपल दिया था कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बराबर ना? जैसे रिलायंस और उसके पूरी सब्सिडरीज, ये जो है इन सबके जितना भी फाइनेंशियल डेटा है ना, ये सारे फाइनेंशियल डेटा को रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट में पेश करना, इसे कंसोलिडेशन बोला जाता है। और कंसोलिडेशन के लिए आप क्या करते हो? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। अब देखो such issues report clearly stating that not an assurance engagement and no opinion is expressed. These type of services are related services and standard to be issued in this regard। ठीक है? अब आता है आखिरी में स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो लगता है किसके ऊपर? ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज के ऊपर। मतलब आप अश्योरेंस दो, आप नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर SQC लगने वाला है, ठीक है? चलो सर देखो यहां पे, और रीड करो। इट रिक्वायर्स ऑडिटर या प्रैक्टिशनर। कौन सा ज्यादा बड़ा टर्म है? प्रैक्टिशनर की ऑडिटर? प्रैक्टिशनर, सब आते प्रैक्टिशनर में जो भी ऑडिट करता है ना? आ जाओ। टू एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सो दैट फर्म एंड इट्स पर्सनल। फर्म मतलब एक CA फर्म के बारे में बात कर रहा है, और पर्सनल मतलब उसके अंदर काम करने वाले लोग, यानी कि इसे बोला जाता है
स्टाफ। क्या बोला जाता है, बोलो स्टाफ। अभी जो अगला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 11, उसके अंदर अपन लोग SQC1 स्टैंडर्ड पूरा पढ़ने वाले हैं कि वो क्या बोलता है, ठीक है ना। तो अगले इसमें ये सब जो आपको नजर आ रहा है फर्म वगैरह, ये आपको समझ में आ जाएगा, कौन फर्म होता है, कौन पर्सनल होता है, लीडरशिप क्या होती है, ये सब बातें आपको समझ में आएंगी। देखो ये कंप्लाई करेंगे किसको, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को। क्या बोल रहा है SQC कि जो फर्म है और जो उसके अंदर के काम करने वाले लोग हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा किसको, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को। क्या होंगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, क्या मैं बोल सकता हूं ऐसे एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है करके, ऐसे स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनल्स के ऊपर लगते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो इनको फॉलो करना है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को। और सर कोई लीगल रिक्वायरमेंट होंगी, यानी कि कोई कंपनीज एक्ट की या कोई भी लॉ की रिक्वायरमेंट होंगी ना, वो लॉ की रिक्वायरमेंट को भी ये लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बोलो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और उसके तहत फिर इशू करेंगे रिपोर्ट, जो भी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सही बैठता है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन में MM है, यानी कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो मैं दूंगा मॉडिफाइड ओपिनियन, और नहीं है तो मैं दूंगा क्या, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन में कैसा अश्योरेंस देते होंगे, एब्सोल्यूट देते होंगे अश्योरेंस, नहीं, उसमें भी रीजनेबल, ऑब्वियस सी बात है, अपन रीजनेबल की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट तो कोई सेंस में कभी नहीं जाएंगे अपन, बराबर ना। यस, आ जाओ। अब देखो क्या, it is basic objective, basic एकदम, that while rendering services to which engagement standard apply, there should be a system of quality control with the firm ensuring professional standard and legal requirements are complied. System of quality control ensures appropriate report in circumstances. Basically ये कह रहा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी काम करता है ना, तो उसने क्वालिटी का काम करना चाहिए। कैसा काम करना चाहिए, क्वालिटी का। अगर खराब क्वालिटी का काम करोगे ना, इससे हमारा क्या होता है, नाम खराब होता है। इसलिए मैं बताऊं क्या आपको कि देखो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इनके ऊपर भी है ना ICAI ने प्रोफेशनल एप्लीकेशन करके रखा है एथिकल रिक्वायरमेंट्स का। आपने कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऐसा देखा है क्या, फ्लैट 50% ऑफ गेट नाउ रजिस्टर्ड ASAP, ऐसा देखा क्या आपने, नहीं देखा। कभी देखा, या ऐसा कभी कि रेफर 4 फ्रेंड्स गेट 1 फ्री, गेट योर इनकम टैक्स फाइल्ड फॉर फ्री, ऐसा कुछ देखा है आपने, नहीं देखा। कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखती, क्यों, क्योंकि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मना करते हैं आपको। आप समझ रहे क्या, जैसे आप गलती से अगर पहुंच गए बेटा वो उधर साइड, अपने महल साइड वगैरह चले गए ना, तो वहां पे लाइट्स की शॉप है, आप वो लाइट्स अगर देखोगे ना, ये बड़े बड़े अलग ही माहौल बना के रख देते हो लोग, लाइटिंग लगा देंगे पूरा, या बड़े बड़े नामों से अक्षर। अपन ने ऐसा देखा कि सीए इतना बड़ा होर्डिंग लगा दिया किसी ने अपने दुकान के सामने, घर के सामने, नहीं किया। क्यों, क्योंकि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मना करते हैं अपने को कि अपन ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, और किया तो भाई साहब आ जाओ, पधारो हमारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में, हम तुमको पनिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, अपने ऊपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगते हैं, तो इसलिए अपन लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं क्या, नहीं। तो वैसा ही एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या कहती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसे को फॉलो करके ऑडिट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, गाइडेंस होगा। क्या होगा, बोलो, गाइडेंस होगा। जो किसको गाइड करेंगे, सीए को गाइड करेंगे काम करने के लिए, है ना। और सीए को अगर मैं गाइड करूंगा तो मैं कैसा गाइडेंस दूंगा, उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वैसा गाइडेंस दूंगा, या बेकार क्वालिटी का गाइडेंस दूंगा, अच्छी क्वालिटी का, है ना, रीजनेबल है। तो बस इसी के बारे में बात किया। अब चर्चा करेंगे क्यों आखिर स्टैंडर्ड लगता है। अभी तक इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, अब यहां पे इंपॉर्टेंट इसको थोड़ा सा मार्क कर दो कि क्यों आखिर स्टैंडर्ड लगता है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला इसलिए स्टैंडर्ड लगता है ताकि ऑडिट बेंचमार्क के अनुसार कर सके, और ये बेंचमार्क कैसा हो, ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ हो, है ना। आजकल वैसे भी जो हमारी सर्विसेज है, आपने देखा होगा AS से हम लोग इंडेस के तरफ जा रहे हैं, है ना। तो हर चीज ग्लोबली क्या कर रहे हैं, सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी स्टैंडर्ड ऐसे बनाओ और वो ऐसे लागू कराओ लोगों के ऊपर कि जो इनकी सर्विसेज है ना, ये ग्लोबल लेवल पे कंपीट कर सके। क्या कर सके, बोलो, ग्लोबल लेवल पे कंपीट। जैसे देखो, आज रिलायंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये केवल इंडिया वाले देखते होंगे बेटा कि बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी देखती है, वो भी देखते हैं। तो आप सोच के देखो, उनका स्टैंडर्ड कुछ और बोलता, अपने स्टैंडर्ड कुछ और बोलते,
तो क्या बाहर वाले लोग इतना आप सोच के देखो ना यार, उनको 1000 कंपनीज का एनालिसिस करना है। अब तुम सारे कंपनीज अलग अलग कुछ भी करके रखे हो, अब जो FII है ना, वो चाइना की भी कंपनीज का देखेगा, वो इंडिया के भी देखेगा, ऑस्ट्रेलिया के भी देखेगा, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के वो स्टेटमेंट्स को देखेगा, और हर एक के स्टेटमेंट्स अगर अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें करेंगे तो क्या वो सर उसका चकराने वाला है क्या? बिल्कुल चकराए। तो इसलिए बोला ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ऐसे सेट करो कि सबके जो रिक्वायरमेंट्स है डिस्क्लोजर के वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। बोलो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि अपन लोग बेंचमार्क को हिट करें ग्लोबल प्रैक्टिस के। दूसरा देखो, क्या आपको लगता नहीं क्वालिटी इंप्रूव होने वाली है जब आप स्टैंडर्ड डालोगे? तो स्टैंडर्ड में आप क्या, मैंने अभी बताया आपको, स्टैंडर्ड में आप जानबूझ के चाहोगे या जानबूझ के आप ऐसी बातें बताओगे जिसके कारण एक जो ऑडिटर है ना वो अच्छा काम करे। क्या काम करे? बोलो अच्छा। मैं आप एग्जांपल देता हूं, एक ऐसे 210 है जो बात करता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के रिगार्डिंग। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या कहता है कि तू ऑडिट करने जा रहा है ना, तो ऑडिट को जाने से पहले तूने क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट बना लेना चाहिए क्लाइंट के साथ कि तेरा स्कोप क्या है काम करने का, तेरी फीस कितनी होने वाली है, कितने समय में कंप्लीट होगा, तेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, ये सब बना के रख लो। अब आप इसका लॉजिक समझो क्यों। मान लो मैंने ऑडिट कर लिया, मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, क्लाइंट बोलता मैं तो तुमको जीएसटी के लिए अपॉइंट किया था, तुमने टैक्स ऑडिट क्यों दिया? आप समझ रहे क्या? तो बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड आज ही आपको बोल देते हैं कि आपके ऊपर लागू होने वाले। देखो जैसे improves quality of FR financial reporting thereby helping users to make diligent decision। भैया हमारे रिपोर्ट से तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किसका? IU का, इंटेंडेड यूजर का। ऐसे केस में अपन क्वालिटी बढ़ाते हैं, यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है। फिर इसके अलावा इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स पता चलती है कि उन्हें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑडिट क्वालिटी भी इंश्योर की जाती है। क्या? हां सर, ऑडिट क्वालिटी भी इंश्योर की जाती है। कॉमन पॉइंट से एक बार रीड कर लो जल्दी से, सारे लोग रीड करो आराम से। हाँ बोलिए। एस्टैब्लिश बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। हाँ देखो एग्जाम्पल के लिए ACCA एक कोर्स है बेटा, ठीक है ना। अब ये जो ACCA कोर्स है ये भी ऑडिट से रिलेटेड है, और ये भी मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने इंडिया में होता है वैसे ACCA बाहर का है। आप ऐसा समझो अपन ग्लोबल ऑडिट कर सकते हैं करके, है ना। यस। अब ये ACCA क्या कहता है कि जब भी एक ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसने ऑडिट रिपोर्ट देना है, ये तो हर एक जन कहता है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर आपने फ्रॉड अगर पाया है ऑडिट करते वक्त, तो उसके अमाउंट के बारे में आपने बताना है कि कितने अमाउंट का फ्रॉड आपने को डिस्क्लोज हुआ, ऑडिट करते समय कितने अमाउंट का फ्रॉड मिल गया। ठीक है, यस। अब समझो, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ हमारे कौन सी चीज के, हमारे एसए के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या कहता है कि आप अगेन फ्रॉड को नहीं ढूंढोगे, पर अगर फ्रॉड मिल गया तो ऐसे 240 एक बनाया गया है जो ये कहता है, आपने पढ़ा भी है, 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना, 1 करोड़ के नीचे का फ्रॉड है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना, बराबर है। अब ये जो बनाया ना ऐसे 240 ने, किसको देख के बनाया? इसको देख के बनाया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल प्रैक्टिस कहती है फ्रॉड को रिपोर्ट करो। अब इंडिया वाले बोलेंगे नहीं फ्रॉड को रिपोर्ट मत करो, तो गड़बड़ हो जाएंगे ना। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच करने के लिए हम लोगों ने हमारे स्टैंडर्ड्स को उस तरीके से बनाया, या ऐसा मैं कह सकता हूं इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स को बनाया ताकि जो हमारी सर्विसेज है वो ग्लोबली कॉम्पीट कर सके एक दूसरे से, ऐसा इसका अर्थ होता है। ठीक है, यस। चलो आ जाओ। हाँ बोलो। हाँ देखो, ओपिनियन 2 प्रकार के होते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ओपिनियन देता है ना, ये 2 प्रकार के देता है। एक देता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है सब कुछ बढ़िया है। क्या होता है बोलो? सब कुछ बढ़िया
है, ठीक है, यस। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है? कुछ को छोड़ के सब बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है, एक ये होता है। या दूसरा, सब कुछ वाहियात है ना, सब कुछ वाहियात है। या तीसरा, चलो ठीक है, ये दो, क्या कहा मैंने, बोलो, कुछ चीजों को छोड़ के बाकी खराब है या सब कुछ बेकार है, तो वो होता है मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब। और अनमॉडिफाइड का मतलब क्या होने वाला है? सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। मुझे बताइए यहां पे कैसा अश्योरेंस होगा? रीजनेबल अश्योरेंस यहां पे होने वाला है। समझ रहे हैं आप बात को? बोलो, ये डिटेल में चैप्टर नंबर 8 के अंदर अपने को आने वाला है। ऑडिट रिपोर्ट उसका नाम होता है और उसके अंदर अपने को डिटेल में सारी बातें आने वाली है, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो बोलो बोलो, यस। चलो देखो यहां पे अब बात करेंगे ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। मतलब क्या? ये जितने भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड मतलब ये एसक्यूसी के बारे में बात किया। तो ये जो एसए और एसक्यूसी है, ये दो ही चीजें अपने सिलेबस में सीए इंटरमीडिएट के, एसआरएस, एसएई और ये बाकी जितनी भी चीजें वो आपके फाइनल लेवल पे है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये जो एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल वाली, तो एक ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी है इन स्टैंडर्ड्स के प्रति, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब लिखो यहां पे, लिखो एक जगह, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, लिखो यहां पे, सीए की क्या ड्यूटीज है एसए प्लस एसक्यूसी को लेके। एसए और एसक्यूसी के प्रति एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या ड्यूटीज है वो अपन लोग पढ़ रहे हैं। देखो, इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ओके। टू सी दैट स्टैंडर्ड आर फॉलोड इन एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय देम। ऑर्डिनरीली दीज आर टू बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट। सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट बोला जा रहा है क्या कि एक ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि मैं और मेरी टीम ने एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। मतलब जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लॉ ने देके रखे हैं ना, उसको हमने फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ऐसे 200 क्या कहता है? ओवरऑल ओपिनियन के बारे में, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है, जो कहता है कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करो, एफएस में एमएम नहीं है और एफएस एफआरएफ के अनुसार है। समझ गए बात को, जो इतना स्पीड में बोला। और दूसरा, रिपोर्ट करो, कम्युनिकेट करो करके, बस इतना ही बोलता ना। तो मुझे और मेरे टीम को इंश्योर करना है कि हमने ऐसे 200 को फॉलो किया है। मैंने और मेरे टीम ने इंश्योर करना है कि काम चालू करने से पहले मैंने एग्रीमेंट बना के रख लिया। ऐसा कौन बोलता है? ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, बराबर। एग्जाम्पल दिया आने वाला है डिटेल में। तो ये क्या होता है? ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड दे के रखे हैं, तो ये स्टैंडर्ड को फॉलो करो, ये मुझे देखो, ये मेरी जिम्मेवारी है कि स्टैंडर्ड फॉलो होना ही चाहिए, बराबर, पहला। दूसरा देखो क्या, हाउएवर a situation may arise when a specific procedure as required in standard would be ineffective in a particular engagement। मतलब देखो क्या बोला, कभी कभार ऐसा माहौल बन जाता है यार कि स्टैंडर्ड कोई बात कहता है लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे सर? एग्जांपल, जैसे देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ, एक ये एक्चुअल में इंसिडेंस है ना। एक हमारे पास है ना स्टॉक ऑडिट की कंपनी थी, वो कोयले वाली कंपनी थी। अब उसका कोयला कहां पे था? नक्सलाइट एरिया में उसका कोयला था। वो कहता है चलो चलो स्टॉक ऑडिट हो रहा है सर, आपको स्टॉक को, मैंने आपको बताया था स्टॉक के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, अपने मन से नहीं बोल रहा था मैं, वो स्टैंडर्ड बोलता है कि इन्वेंट्री का जब भी स्टॉक काउंट होगा तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करने के लिए आप फिजिकली वेरीफाई करो इन्वेंट्री को। अब वो बोल रहा है कि चलो चलो चलेंगे स्टॉक को काउंट करने के लिए। यहां पे अपनी जान हथेली पे लेके मैं वो स्टॉक काउंट करने जाऊं वो फॉरेस्ट एरिया में, पता चला गया और आया ही नहीं, तो आप समझ रहे ऐसा कैसा स्टॉक काउंट है ना। पता चला मेरे बॉडी के काउंट करने पड़ रहे हैं लोगों को, है ना। तो ऐसा नहीं, मेरे को डर लगा, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा। बाकी लोगों ने भी बोले हम नहीं जा रहे, इनफैक्ट कोई भी नहीं जाना चाहता था। आप समझ रहे? अब ये क्या हुआ? प्रैक्टिकल लिमिटेशन आया। समझ रहे क्या? प्रैक्टिकल लिमिटेशन आया कि हम ऑडिट के लिए नहीं जा सकते।
ऑडिट क्या कहता है स्टैंडर्ड, अगर आप नहीं जा पा रहे हो ना कोई बात नहीं, आप अल्टरनेटिव स्टैंडर्ड को देखो। अल्टरनेटिव स्टैंडर्ड को देखो का मतलब क्या होता है कि और कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर देखो ना, हो सकता है क्या। एक काम करो, उसको बोलो वीडियो कॉल पे बता, अच्छा वहां पे कैमरा सेट होंगे ना, कैमरा पे मेरे को दिखा दे कितना स्टॉक है करके। अच्छा तू स्टॉक को गिनेगा ना तो बता दे मुझे अमाउंट, जितना वेट मशीन का आएगा वो बता दे मुझे। आप समझ रहे बात को जो मैं कह रहा हूं। तो इनका क्या कहना है कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि स्पेसिफिक प्रोसीजर बोला गया बट आप उसको फॉलो नहीं कर पाए, तो क्या करे। आप समझ रहे क्या क्या करे। तो देखो क्या बोलता है, आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहिए, और अल्टरनेटिव प्रोसीजर को आपने परफॉर्म किया ना तो आपने रीजन बताना चाहिए लोगों को कि इस डिपार्चर का रीजन क्या था, इसको डॉक्यूमेंट करके रखो। क्योंकि कल चल के अगर उस कंपनी में फ्रॉड नजर आया और मान लो स्टॉक में ही फ्रॉड रहा तो गर्दन किसकी पकड़ेंगे, ऑडिटर की। लेकिन अगर आपने पहले से डॉक्यूमेंट करके रख दिया तो क्या बचने के चांसेस है क्या। हाँ सर बचने के, भैया मैंने तो अपना काम बढ़िया से किया था, इन्होंने मशीनरी के अंदर घपलेबाजी की, आप ऐसा यहां पे बता सकते हो। समझ रहे क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं। अरे बोलो ना जल्दी से मेरे को, है ना। यस सर। चलो देखो, जैसे अब देखो कभी कभार कैसा होता है, हम लोग फिजिकल काउंटिंग के लिए जाते हैं। मान लो मेरे को कैप्स में बोला ऑडिट करने के लिए, मैं आया ऑडिट करने और बोला क्या हमारे कैप्स में 20 एसी है। मैंने चेक किया हर एक रूम में जाके 20 एसी नजर आए बेटा, लेकिन ये बाजू वाले के घर से एक एसी उठा के यहाँ पे लगा दिया था टेम्पररीली। अब समझ रहे क्या। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं क्या बोलूं, भैया मैंने तो 20 एसी काउंट किया था, देखो मेरे पास फोटो भी है, देखो इसकी नंबरिंग भी लिखी हुई है, मैंने साइन भी किया हूं, मैंने अपना काम शिद्दत से किया था, उसके बाद कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं जिम्मेवार रहूंगा क्या, मैं जिम्मेवार नहीं रहूंगा। समझ रहे आप बात को। तो ये सारी चीजें होती है जो एक ड्यूटी होती है किसकी, क्वालिटी मतलब अपने को फॉलो करने की। तो बताइए मुझे जल्दी से क्या क्या ड्यूटीज होती है, सारे लोग जल्दी से बताएंगे। ये कब से अटका है भैया। हो गया ठीक। अच्छा वो सीन चेंज कर रहा हूं ना, मतलब या अटक जाता है वीडियो, फिर सीन चेंज किया तो चालू हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर से अब देखो जैसे चालू हो गया ये। हाँ अभी आया बट वो अटक जा रहा था, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। एक बार देखना, या हो सकता है वो बहुत ज्यादा मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाती है ना, तो तब भी ऐसा होता है। कैमरा नहीं, कैमरा अटक गया है अभी। हाँ आया। चलो हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ध्यान दो इधर। तो अपन ने क्या देखा सर, वैसे तो अपन ने फॉलो करना चाहिए, कभी कभार कुछ सिचुएशन में डिपार्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर कर लेना, अल्टरनेटिव प्रोसीजर के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करके रख लेना। ऐसे 4 पॉइंट्स अपन ने पढ़े ड्यूटी के रिगार्डिंग, समझे क्या। चलो एक बार गो थ्रू कर लो, फटाफट फटाफट गो थ्रू कर लो एकदम। चलो जल्दी से गो थ्रू करो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और प्लीज बुक नोटबुक को थोड़ा अच्छे से मेंटेन करना। आप लोग ऐसा हर लाइन को अंडरलाइन करते,
ऐसा ऐसा, तो बाद में कैसे समझेंगे आपको क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छा चलो वो पहली बार हो गया, तो घर पे पढ़ने के बाद फिर ऐसा भी कर डालते हो उसके बाद, तो फिर तो कुछ भी नहीं छोड़ा तुमने यार, फिर क्या? तो वैसा नहीं करने का, जितना हाईलाइट है उतना ही करो, है ना? आ जाओ, हो गया है आपका। आओ इधर ध्यान दो, एमसीक्यू पे फोकस करो। देखो क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, सब लोग स्क्रीन के तरफ देख के जवाब देंगे मेरे को। देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ द ऑडिट? क्या कहा मैंने, बोलो क्या ऐसी चीज है जो एडवांटेज नहीं है ऑडिट की? पहला, इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, है क्या एडवांटेज? है। अरे क्या नहीं, कौन बोला? किसने बोला? बेटा मैं होता तो नहीं सहता, अगर वो ऐसे उंगली दिखा रहा होता तो। मैं अभी जाने के बाद तुम कुछ देखना आपस में, है ना? आओ चलो। सुनो सेकेंड सुनो, इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, ये तो होता है बराबर, ये भी एडवांटेज है, कोई बात नहीं। आओ तीसरा देखो, इट एनहांसेस रिस्क ऑफ द मैनेजमेंट बायस, क्या ऑडिट करने से मैनेजमेंट ज्यादा बायस हो जाएगा क्या? बायस मतलब गलत देना या ऐसा जजमेंटल देना, क्या ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसका आंसर सी यहां पे रहने वाला है, ठीक है? आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? किसके बारे में बात कर रहे हैं? अश्योरेंस एंगेजमेंट, है ना? आओ, इट रिलेट्स ओनली टू प्रोवाइड, इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग अश्योरेंस अबाउट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली। ओनली तो नहीं है, हिस्टोरिकल और अदर देन, याद करो चार्ट, हिस्टोरिकल अदर देन हिस्टोरिकल दोनों के लिए अपन अश्योरेंस देते हैं, और दूसरा नॉन अश्योरेंस था यहाँ पे, बराबर ना? यस। चलो सर, तो ये इसका आंसर तो यही निक गया अपने को, पहला पॉइंट। अब देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, है ना? तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को लेके कौन सी बात एकदम ट्रू है, कौन सी बात एकदम सही है? आ जाओ, पहला, engagement standard ensure proper rights to practitioner in course of performance of duties। दूसरा, ये ट्रू है क्या? बोलो ना जल्दी से। अच्छा चलो और देखते दूसरा, engagement standard ensure preparation and presentation of financial statement in standardized manner। भैया मेरे को क्या लेना देना, वो मैनेजमेंट का काम है। engagement standard ensures uniformity by practitioner in course of performance of duties, ये है क्या इसका आंसर? हाँ, याद करो यूनिफॉर्मिटी अपन ने पढ़ा हुआ है, पॉइंट है ना, यूनिफॉर्मिटी। ओके सर, अब देखो, कंसिडर द स्टेटमेंट इन रिलेटेड टू लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। किससे रिलेटेड बात हो रही है? देखो, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टेटमेंट 1, it involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw reasonable conclusion। लिमिटेड अश्योरेंस में रीजनेबल कंक्लूजन होता है क्या कभी? नहीं सर, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस या कंक्लूजन होता है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है? फिर उसके बाद, रिव्यू ऑफ इंटरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड अश्योरेंस। रिव्यू उसके अंदर आता है, अपन ने पढ़ा था रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या बीच में वाला है ना, कौन सा? इंटरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये ट्रू है, तो जो भी आंसर होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, वो उसका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत बताओ मेरे को जल्दी से, एकदम इजी इजी है। आ जाओ, उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब सही है, अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। देखो, दीज डील्स मेनली विद द वॉलेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। वॉलेंटरी तो नहीं है, मतलब ऑब्लिगेशन इंपोज किया गया है उनके ऊपर। These deals majorly with mandatory responsibility of auditor। सही है क्या? मैंडेटरी है ना, वॉलेंट्री का मतलब होता है जो खुद से फॉलो करते हैं, मैंडेटरी मतलब लॉ ने इंपोज किया है। तो यहां पे लॉ ने इंपोज किया है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, बराबर है क्या? यस। चलो आ जाओ, फिर अपन ने ये आई थिंक सो अपने हो चुके थे तीनों। फिर इसके बाद अपना क्या था, ये देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखो, assurance engagement are not restricted to audit of financial statement alone। सही तो बोल रहा है ये, डिस्कस सही कह रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है। सिर्फ और सिर्फ ऑडिट से रिलेटेड होता है क्या? नहीं, ऑडिट तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है सर। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले भी जो बात होती है ना, उसके ऊपर भी क्या अश्योरेंस एंगेजमेंट आता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आता है, समझ रहे हैं ना?
अरे बोलो जल्दी। एचएफएस पे दो बातें होती है, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस, एक होता है लिमिटेड एश्योरेंस, और ये जो अदर देन एचएफएस है इसके ऊपर लिमिटेड एश्योरेंस होता है। याद है वो चार्ट? बड़ा जबरदस्त चार्ट है वो अपना, है ना, एक बार में पूरा कंसेप्ट अंदर, है ना। चलो जमा ले क्या, चले क्या आगे इस पे, बोलिए जल्दी से। आ जाओ मॉड्यूल 2 के ऊपर, लाए हो आपने मॉड्यूल 2, है ना। यस, चलो निकालो मॉड्यूल 2 चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11। वैसे बेटा मैं आपको बता दूं, पहले ये जो स्टैंडर्ड जो चैप्टर नंबर 11 था ना, वो चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट होता था, है ना। मतलब ये बेसिक चीजें ऑडिट के बारे में, बट पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या मची, उन्होंने चैप्टर नंबर 11 अलग बना दिया। ठीक है, आओ आओ ध्यान दो। चैप्टर नंबर 11 का आप नाम तो देखो, क्या प्यारा नाम है, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या कहा मैंने, बोलो, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एथिक्स का मतलब क्या है, कोई बता सकता है क्या? क्या होता है आखिर एथिक्स का मतलब? मॉरल्स, वाजा। और क्या? वर्चू, किसका? वर्चू ऑफ ऑडिट। अच्छा भाई साहब, और कोई मॉरल्स के अलावा और कोई ऐसा? मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ये सब चीजें, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी अच्छाइयां जो एक पर्सन के अंदर अज्यूम की जानी चाहिए, उसको बोला जाता है एथिक्स। क्या आप ऐसा मानते हो, है ना? यस सर। जैसे देखो, अगर मैं कहूं आपके साथ, तो अपन बोल सकते हैं ना, मॉरल प्रिंसिपल्स जो गवर्न करता है एक पर्सन का बिहेवियर। जैसे कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, ये एक मॉरल्स हो सकते हैं, ये उसके एथिक्स हो सकते हैं। कोई व्यक्ति पंक्चुअल होगा, ये उसके मॉरल्स हो सकते हैं, ये उसके एथिक्स हो सकते हैं। आप समझ रहे बात को? तो ऐसे अलग अलग कोई व्यक्ति, अब जैसे मान लो एक ही ग्रुप ऑफ सर्कल में कोई व्यक्ति भयंकर बेवड़ा होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा। आप समझ, अभी तो क्या, अभी अब आप आएंगे अभी आर्टिकलशिप में, फिर आप जाएंगे ऑफिस के काम से बाहर, तब आपको एक से एक नग देखने मिलते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ एथिक्स। किसी को ऐसा समझना, हर एक ग्रुप में एक ना एक माजा बॉय रहना ही वाला है ना। और हर एक ग्रुप में एक ना एक भयंकर वाला, मतलब आप सोच ही नहीं सकते इतनी लिमिट वाला व्यक्ति भी रहने ही वाला है ना। एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो रे तुम? अभी तुम क्या पानी ज्यादा तुमने पानी पिए होंगे भी अच्छे से, है ना। आओ सुनो, मतलब मैंने भी, ऐसा नहीं कि मैं, आप मेरे को मत समझो बोले सर हाँ, है ना, नहीं मैं भी बेटा, मैं भी उसी में शिव है ना। आओ ध्यान दो सुनो, मैं कह रहा हूं क्या, मैं बात कर रहा हूं एथिक्स के बारे में। सुनो ना, एथिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मॉरल प्रिंसिपल्स जो गवर्न करता है पर्सन बिहेवियर। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। मैं गोवा गया था अभी कुछ दिन पहले, तो वाइफ के साथ गया था, और हमारे बाकी फैकल्टीज वगैरह जो थे, हम गए थे सब लोग साथ में, फैमिली टूर था ऐसा समझो। तो क्या हुआ, हम लोग गए वहां पे, और अब सब बाहर गए, सनडाउनर होता है वहां पे, कि जैसे है ना सनराइज वगैरह पे ऐसे कैफे वैफे में जाते हैं, साइड में बढ़िया समुद्र वगैरह से बैठे हुए, गाने बज रहे। अब वो आया ऑर्डर लेने के लिए, तो किसी ने कुछ ऑर्डर किया, किसी ने कुछ किया। अब मैंने बोला भैया जी एक मिंट मोहितो लगा दो करके। उसने इतना गंदा लुक दिया मेरे को, ऐसा देखा उसने, मिंट मोहितो, सर आर यू श्योर? मैंने कहा भाई लगाना है यार, तू क्या पूछ रहा है करके, क्योंकि वहां पे क्या सब, मतलब हर एक टेबल पे आपको सिर्फ बोतलें नजर आएंगी। समझ रहे बात को? क्योंकि लोग बेसिकली गोवा जाते ही उसके लिए, ये भी है क्योंकि बहुत ज्यादा कम प्राइसेस होती है वहां पे, मतलब लोग इतने शौकीन कि वहां से बोतल लेके आते हैं। मैं बोला क्या गेले लोग है ना। तो लेकिन ठीक है, अब ये क्या, सबके अपने अपने एथिक्स बेटा। किसी को है कि नहीं सिर्फ पीना ही चाहिए, वहां पे पानी नहीं पियेंगे, सिर्फ वही पियेंगे बोले, और किसी का है कि नहीं पानी पियेंगे, वो सब नहीं पियेंगे। तो ये सब होते हैं क्या, मॉरल्स, है ना। आओ मतलब क्या, देखो ना, एमजी का बिहेवियर, महात्मा गांधी का बिहेवियर यानी मॉरल, अरे मतलब अरे एथिक्स यार। तो मॉरल प्रिंसिपल्स गवर्न पर्सन, सुनो ना, क्या मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न पर्सन का बिहेवियर। तो एक व्यक्ति के बिहेवियर को अगर मॉरल प्रिंसिपल्स गवर्न करे, तो मैं उसे नाम देता हूं एथिक्स। जैसे झूठ नहीं बोलना, हानि नहीं पहुंचाना किसी को, ये सब चीजें होती है किसके बारे में, एथिक्स के बारे में। हमारे सलमान खान भी एथिक्स को बढ़िया अच्छे से फॉलो करते, अरे मतलब करते ही होंगे ना यार, ऐसा थोड़ी है। तो झूठ नहीं बोलते, मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको। अब गाड़ी चलाई ड्राइवर ने तो चलाई यार, उसमें क्या, तुम क्यों टेंशन ले रहे? तो ये हुआ एथिक्स। क्या हुआ बोलो जल्दी से, एथिक्स, है ना। यस, तो अब समझो बात को, मतलब एथिक्स का ये मतलब हुआ, देखो ना, इनकलकेटिंग इन हैबिट एंड टेम्परामेंट। मतलब क्या, एक इंसान सिर्फ दिखावे के लिए चीजें नहीं कर रहा है, वो अपने हैबिट में ही उसको इंक्लूड कर लेता है, तो उसे अपन लोग एथिक्स कहते हैं।
अगर टेम्पररी फेस के लिए आप कुछ करते हो उसको एथिक्स नहीं बोलेंगे आप, लेकिन जब आप अपने रोजमर्रा के जीवन में ही अगर आप चीजें कर लेते हो तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं बात को? अरे बोलो ना जल्दी से, है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए कोई, अब अपन जनरली पुलिस ऑफिसर बोले तो अपने को लगता है बस रिश्वत तो खाएंगा ही खाएंगा पक्का है करके, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक पुलिस ऑफिसर रिश्वत का है। कोई कोई होते हैं बहुत जेन्युइन ईमानदार, आप समझ रहे, तो अगर आपने उनको दिया तो वो आपको ही बजाएंगे, बोले ज्यादा पैसा देना आ रहा है देखो, है ना। तो आप समझना ये क्या हुआ बेटा, यहाँ पे उन्होंने अपने हैबिट में ही वो चीज को डाल दिया है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह उठते होंगे जल्दी पढ़ाई करने के लिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रात में जगते होंगे पढ़ाई के लिए, कोई ऐसे होंगे जो दोनों भी नहीं करते, 10-11 बजे सो जाते और 6 बजे तक उठ जाते, रहता है किसी का वो फॉलो करते हैं। कोई रात में देर तक पढ़ता है, कोई सुबह लेट उठता है, बट गिवन आपका टाइम फ्रेम तो आप रात में जल्दी सो जाते होंगे। तो ऐसे केस के अंदर ये क्या हुआ, एक हैबिट बना लेना, आप समझ रहे क्या, हैबिट, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक बॉडी सिग्नल देती है, आप समझ रहे। जैसे आज क्लास नहीं था पर फिर भी 7 बजे नींद खुल गई मेरी, क्यों, मतलब जल्दी नींद खुल गई, वैसे 7 बजे खुलती है यूजुअली, आज 6 बजे खुल गई, क्यों ऐसा, क्योंकि पता है ना कि क्लास जाना है अपने को, तो एक हैबिट लाना, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, एथिक्स के प्रिंसिपल में बोला जाता है। समझ रहे क्या आप बात को, है ना। यस सर, जैसे ब्राइब नहीं लेना या कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं होना, ये सारी चीजें एथिक्स का पार्ट यहां पे माना जाता है। नया इंट्रोडक्शन है ऑडिट का, ठीक है, ओके। तो अपन ने क्या बोला बताओ सर, मॉरल प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स मॉरलिटी वाले जो गवर्न करते हैं पर्सन के बिहेवियर को। एक पर्सन जो भी बात करे उसके बिहेवियर को, जैसा वो कंडक्ट करे उसको अगर ये करते गवर्न करते हैं तो उसे एथिक्स बोला गया है। ये एथिक्स हैबिट में और टेम्परामेंट में डाला जाती है चीजें, टेम्पररीली जो आप चीजें करते हो उसको एथिक्स अपन लोग नहीं बोलेंगे। क्या आप बात को समझे? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, है ना। यस सर। अब आप सोच के बताना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग जो है हम सर्विसेज देते हैं क्लाइंट्स को, इंटेंडेड यूजर को, जिससे उनका क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मानते हो इस बात को, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो क्या आपको लगता नहीं हमारे ऊपर भी एथिक्स द्वारा गवर्न होना चाहिए, या हमने भी एथिक्स को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं कोई रिपोर्ट दे रहा हूं जिससे लाखों हजारों लोगों के जो कॉन्फिडेंस है, जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है, और मैंने अगर मॉरली कुछ गलत काम कर दिया तो क्या आपको लगता नहीं लोगों का पैसा डूब जाएगा? बोलो ना जल्दी से। मतलब क्या, इसलिए बोला जा रहा है कि यहां पे रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल एथिक्स की। किसकी रिक्वायरमेंट है बोलो? प्रोफेशनल एथिक्स की। जो भी प्रोफेशनल होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अपना एडवोकेट हो, चाहे वो अपना सीएस हो, सीएमए हो, सीए हो, कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति हो, उनकी जो गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे अपने केस में आईसीएआई है, सीएस के केस में आईसीएसआई है, लॉयर के केस में बार काउंसिल है, डॉक्टर्स के केस में उनका एसोसिएशन है आईसीएमआर। तो ये सब क्या होते हैं, इनको गवर्न करना पड़ता है प्रिंसिपल से, एथिक्स के प्रिंसिपल से। अब कोई डॉक्टर ये थोड़ी बोल सकता कि एक काम करता हूं, अब ये पर्सन तो जाने वाला है, चलो इसका हार्ट निकाल के बेच डालता। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बेटा। हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं हो सकता। हाँ भी बोल रहे हैं, नहीं हो सकता। आप समझो, ये एथिकली गलत चीज है। अगर ऐसा करते पाया गया तो पनिशमेंट होना तय है क्या? हाँ सर तय। एक तो उसकी डॉक्टर की डिग्री जाएंगी, वो आईसीएमआर ने डिसीजन लिया, और इलीगली आईपीसी में अलग बजाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये सब क्या होता है, बोला जा रहा है कि क्यों प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत पड़ी। तो इसलिए क्योंकि देखो क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज देता है स्टेक होल्डर्स को, इंटेंडेड यूजर को, जो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आई थिंक सो ये तो कई बार हुआ है अपना। तो आपको लगता नहीं सोसाइटी ट्रस्ट करती है हम पे, है ना। इसे बोला गया था फिड्यूशरी रिलेशनशिप, है ना। हमारा और सोसाइटी का फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, वो हम पे भरोसा करेंगे और भरोसा करके डिसीजन लेंगे। और अगर मैं ही कुछ गलत काम करूं तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या आप बात को? अरे बोलो ना दोस्तों, क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या? यस सर। किसी को इसमें अभी तक कोई भी दिक्कत बताओ मेरे को, है ना। आप नहीं भी लिखे तो मैं बाद में आपको टाइम दे दूंगा लिखने, आप समझते हुए चलना अभी। और कोई साथ साथ में लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यस, चलो बताओ मुझे। ऑल परफेक्ट है क्या? आगे बढ़ सकता हूं मैं? बेसिक बेसिक चीजें, नॉट सो इंपॉर्टेंट, सी कैटेगरी टॉपिक्स है, ठीक है। आ जाओ। अब देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं यहां पे। प्रोफेशनल एथिक्स क्या बोला यहां पे? पीई, यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स। लिख दो अपने वहां पे ले जाके, पीई प्रोफेशनल एथिक्स होता है करके।
क्या आप लोग रिवाइज कर रहे हो ऑडिट को? रिवाइज मदद मिल रही है नोट से, क्विकली हो रहा है रिवाइज, है ना? देखो जब भी रिवाइज करो नोट से रिवाइज करो, एकदम फास्ट फास्ट चीजें होंगी और पूरी रिकॉल होंगी बाद में, गारंटी दे रहा हूं मैं। बस आप फॉलो करते हुए चलो चीजों को। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? यस। चलो देखो क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है ना बेटा, ये बेस्ड होता है किसके ऊपर? मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर बोलो? मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि मोरालिटी मॉरल प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है ना? यस। मतलब देखो ह्यूमन का नेचर क्या है कि हम लोग हमेशा है ना पर्सनल गेन्स को अबव रखते हैं। क्या रखते हैं बोलो? अबव रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ऊंचा रखते हैं एज कंपेयर टू सोसाइटी के गेन्स, है ना? जैसे आप कोई भी कंपनी को देखोगे तो कंपनी भी क्या करेंगी? ठीक है सोसाइटी को हो रहा है होने दो डैमेज, अपन लोगों को क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, समझ रहे? गुड्स एंड सर्विसेज बना, जो ठीक है एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ठीक है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे वो यमुना रिवर वाला जो है आगरा में, तो पूरा ऐसा फॉग फॉग ऐसा फोम जाता है उसके ऊपर से, मतलब इतना ज्यादा वेस्टेज उसके अंदर डाल दिया गया है, आप समझ रहे? अब जैसे अपने यहाँ पे भी नाग रिवर, पहले ये नाग रिवर थी, बाद में नाला कर दिया उसको, मतलब अलग से कौन बनाते बैठे, बोले चलो जान दो, और उसमें अभी बोल रहे हैं कि बोट चलाएंगे। कौन चलाएंगा बोट उसमें? और चलाएंगे तो जाएंगे कौन उसमें, है ना? तो आप सोच के देखो ये क्या है बेटा, ये यहाँ पे बोल के रखा है कि ह्यूमन का नेचर ही होता है कि अपन अपने पर्सनल गेन्स को सबसे ऊपर देखते हैं, ठीक है? तो इसलिए जरूरत है, क्या जरूरत है? प्रोफेशनल एथिक्स की, या प्रोफेशनल बॉडी अपने ऊपर एथिक्स लागू कराए ताकि कंपलसरीली अपन फॉलो कर सके। इसी का अर्थ ये कि मैं अपने पर्सनल गेन को ऊंचा जाने ही नहीं दूं, क्योंकि कौन आने वाला है? प्रोफेशनल एथिक्स आने वाला है। कौन आने वाला है बोलो? प्रोफेशनल एथिक्स आने वाला है, ठीक है? देखो सर आज एक जो पर्सन है ना, ये पर्सन को रिस्पेक्ट एंड ऑनर मिलता है जब वो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करता है अदर देन पर्सनल गेन। जैसे आप देखो रतन टाटा जी, आप समझ रहे हैं, आज वो पर्सन का कहीं पे भी नाम आए तो लोग उनको इज्जत ही देने वाले। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं लोग कि 100 में अगर रुपया कमाता है टाटा तो उसमें से 67 रुपीज वो डोनेट करती है पब्लिक के अच्छाई के लिए। आप समझ रहे? टाटा कितने पहले आया था रिलायंस से, अगर आज वो अपने रिटेन अर्निंग्स रखता और सब कुछ चीजें करता तो आज वो कितनी बड़ी कंपनी होती है, अपन तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना? लेकिन फिर भी उन्होंने 60% ऑफ देयर वेल्थ क्या किया? डोनेट किया। तो अब यहां पे इन्होंने क्या किया? पब्लिक को ज्यादा अहमियत दी एज कंपेयर टू पर्सनल गेन। तो अपन लोग हमेशा नजरों में क्या रहने वाला है? रिस्पेक्ट एंड ऑनर। क्या रहने वाला है बोलो? रिस्पेक्ट एंड ऑनर, बराबर है ना? यस, ओके। अब देखो क्या, अब अगर हम लोग चाहते हैं कि एक पर्सन के रिस्पेक्ट एंड ऑनर एनहांस हो, तो बोला जा रहा है कि जिस प्रोफेशनल बॉडी से वो एसोसिएट है ना बेटा, उसने स्ट्रिक्ट लेना चाहिए, उसने स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल एथिक्स को इंप्लाई करना चाहिए। मतलब क्या? जैसे आप चाहते हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को इज्जत मिले, मतलब आईसीआई ने स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कराना चाहिए। अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं किया तो बेटा आपको पनिशमेंट होंगी, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली, अगर मैं कहूं ना तो समझना, रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑडिटर के ऊपर क्या लगी थी? ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लगी थी, है ना? बहुत एकदम लेटेस्ट में हुआ था ऑडिटर पेनल्टी, ठीक है? ऑडिटर पेनल्टी, ऑडिटर पेनल्टी, हाँ ये देखो निफ्रा ने बेटा यहाँ पे क्या किया था? डिबार किया था ऑडिटर को और पेनल्टी, अरे यार ये भी मान नहीं रहा, तो पेनल्टी लगाया था किसके ऊपर? ऑडिटर के ऊपर, है ना? निफ्रा ने लगाया था। ऐसा नहीं है कि आईसीआई डिसीजन नहीं ले सकता, बट अभी क्या निफ्रा और आईसीआई की कुछ पावर शेयरिंग आप ऐसा समझ लो हुआ है, तो आईसीआई नहीं तो निफ्रा कुछ ना कुछ कर ही डालता है। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप, अब ये पेनल्टी लगाने का मतलब क्या है कि कंपलसरीली प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करो, बराबर? देखो क्या है, आपको याद है क्या वो पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ते थे बेटा, उसमें बोला था रजिस्ट्रेशन तो वैसे वॉलेंटरी है पर नहीं किया तो ये चीजें नहीं कर सकते,
बराबर। तो इनका कैसा है, प्रोफेशनल एथिक्स तो ऑप्शनल है, आपको करना है करो मत करो, पर नहीं किया तो हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, तो लोगों तो फॉलो करना ही है फिर। तो वैसी बात है कि प्रोफेशनल एथिक्स को नहीं किया फॉलो, आपने कुछ चोट्टेपना हरकतें की है ना, तो आ जाओ हम आपको बजाते हैं पेनल्टी के स्वरूप में, समझ रहे क्या। तो ऐसा ये लोग कौन कहते हैं, ऐसा कहा जाता है प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा बोलो, प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा, ठीक है सर। तो इसलिए बोला गया कि अकाउंटेंसी प्रोफेशन जो होता है ना, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक इंटरेस्ट के टूवर्ड्स हम लोग एक्ट करें। जैसे आपने देखा होगा 2G का स्कैम हुआ, बराबर, फिर कोयला घोटाला हुआ, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, ऐसे अलग अलग प्रकार के घोटाले हुए, ठीक है। अब आप सोच के देखो, जो पर्सन इन सारे चीजों को चेक करता है वो ऑडिटर होता है। गवर्नमेंट कंपनी का भी ऑडिट होता है और प्राइवेट कंपनी का इसको होता ही होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को काफी हद तक जानकारी होती है कि क्या सही चल रहा है और क्या गड़बड़ हो रहा है, अब समझ रहे। तो ऐसे केस में बोल दिया गया, इसलिए पीई की रिक्वायरमेंट है। किस लिए, क्योंकि अपन लोग जो सर्विसेज देते हैं ना, वो किसके हित में देते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट वाली सर्विसेज देते हैं। तो अगर पब्लिक हमारे अंदर इंटरेस्ट रख रही है, पब्लिक का इंटरेस्ट में अफेक्ट करने का पावर रखता हूं, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीई को फॉलो करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा, पीई को फॉलो करना पड़ेगा। एकदम इजी। किसी को कोई दिक्कत अभी तक पूछ लो जल्दी से। एकदम इजी। चलो आओ देखना चालू करेंगे, आपको रीड करवाता हूं थोड़ी बहुत चीजें, आ जाओ। मीनिंग ऑफ एथिक्स, स्टेट ऑफ माइंड। क्या कहता है, देखो एथिक्स का मतलब क्या होता है, मॉरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न पर्सन बिहेवियर, उसे बोला जाता है क्या, एथिक्स, है ना, यस। एंड इज कंडक्टिंग ऑफ एक्टिविटी, और किस तरीके से वो काम करता है, ओके। It is a branch of knowledge that deals with moral principles. Ethics is something which comes from person instinctively, मतलब क्या अंदर से जो आए उसे बोला जा रहा है, ठीक है, ओके। फिर देखो क्या, it has to be inculcate in the habit and temperament of the individual, मतलब एक पर्सन के बिहेवियर में ही डाल दो, उसके जीने के तरीके में ही डाल दो, ये सबको ऐसा बोला गया। So that there is an overall culture of ethics. The force has to be strong enough to withstand any selfish motive or temptation, मतलब बोला जा रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए कि क्या ये withstand मतलब टिक ना पाए सेल्फिश मोटिव के सामने, बराबर। तो अगर किसी का भी सेल्फिश मोटिव है, उसके वो एथिक्स के सामने टिक नहीं पाना चाहिए। एथिक्स हमेशा क्या होंगे, सुप्रीम होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, it is a state of mind to act and perform in accordance with the moral principles, जो भी moral principles होते हैं उसके हिसाब से behave करना। Ethics is the science of morals in human conduct. Such moral principles and rules of conduct impose obligation upon individual. यहाँ पे लिख के रखो, झूठ नहीं बोलना, हानि नहीं पहुंचाना। वैसे आपने बुक्स में लिख के रखा है, बट ठीक है, लिख दो यहाँ पे भी। हो गया आपका, बस आपके इसमें से देखो जो अपन ने मार्क किया ना, उतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो सर आओ अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना चालू करेंगे, एकदम आराम से। देखो क्या, प्रोफेशंस लाइक लॉ, मेडिसिन हैव देयर कोड ऑफ एथिक्स। ऑडिटिंग प्रोफेशन इज नो एक्सेप्शन, मतलब उनके भी है और अपने भी प्रोफेशनल एथिक्स है। Rather in the profession of auditing, requirement of ethics is manifold, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस। It is due to the reason that society in the general, government, clients, tax authorities, employees, investors, business and financial community, इन्हें intended user बोल सकता हूँ क्या, है ना, जो अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं, in particular have reposed tremendous trust in the services rendered by chartered accountant। तो बोल के रखा है कि इंटेंडेड यूजर्स या सोसाइटी ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट इंश्योर किया है किसके अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, द पर्पस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है बताइए, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर, देयरफॉर यूजर्स नीड टू ट्रस्ट द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। भैया हम तो क्या दे रहे हैं यहाँ पे, हम कौन सी सर्विसेज, सामने वाले के इंटेंडेड यूजर को कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ऐसी सर्विसेज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है सर। अब देखो, प्रोफेशनल एथिक्स आर बेस्ड ऑन मोरालिटी,
Human nature being what is, a man often places personal gain above the services. Therefore, person who as an individual and a class are willing to place public good above personal gain have gained क्या respect and honor. बराबर, yes. But such relationship can be maintained or enhanced only if professional body to which they belong would interpret the concept of public interest as broadly as possible. The respect and confidence enjoyed by the profession to the great extent is dependent upon strictness and unscrupulous with such ethics are adhered to the self discipline. मतलब बोल के रखा है कि प्योरली डिपेंड करता है जो इंस्टीट्यूशन मेन है ना, जैसे सीए के केस में आईसीआई के ऊपर डिपेंड करेगा, सीएस के केस में आईसीएसआई के ऊपर, आईसीडब्ल्यूआई के ऊपर और बार काउंसिल के ऊपर. ठीक है, यस. अब देखो, अब इसके बाद क्या हुआ. The distinguishing feature of accountancy profession is its acceptance of responsibility to act in a public interest. Accountancy profession public interest में काम करता है. Professional ethics seeks to protect interest of the profession as a whole and act as a shield that enables to command respect. मतलब क्या कि जो ICAI ने प्रोफेशनल एथिक्स दिया है, जो ICAI ने एथिक्स दिया है उसको प्रोफेशनल एथिक्स बोला है. ये प्रोवाइड करवाता है कि आपने अच्छे से काम करो और इससे क्या होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेंगी. किसको रिस्पेक्ट मिलेंगी? सीए को रिस्पेक्ट मिलेंगी. ठीक है. अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा यहां तक हुआ है अपना. ठीक है, चलो यहां तक हो गया अपना. ठीक है, लो पेंसिल बेटा, आराम से इसको ऐसा कर दो. ठीक है ना. क्या था उसके अंदर, कितना वाहियात कुछ भी लिख रहे हो, है ना, पर अपने को पढ़ना जरूरी था ना, है ना. आओ चलो आओ उसके बाद पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वाले पॉइंट को. ये हुआ, हाँ आ जाओ. देखो क्या बोल रहा है, सुनना बात को, है ना. आ जाइए. देखो सर, एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हो सकता है ये प्रैक्टिस में हो सकता है ये सर्विस में हो. ठीक है ना. अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में होता है तो उसको क्या बोला जाता है, सीओपी उसके पास है. बराबर. और सर्विस में यहां पे रहते हैं. इन सभी लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्या फॉलो करना पड़ता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. सर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के, ये देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इनको फॉलो करना पड़ता है. अपन पढ़ेंगे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. अब देखो क्या फिर बोला गया कि आईसीआई क्या करता है, कोड ऑफ एथिक्स देता है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हमने फॉलो नहीं किया तो क्या बैठने वाली है, पनिशमेंट बैठने वाली है. देखा ना, निफ्रा ने 50 लाख की पेनल्टी लगाई, तो ये क्या हुआ बेटा, पेनल्टी लगने वाली है क्या. हाँ सर लगने वाली है. तो आपको कोड ऑफ एथिक्स को, या इसी को बोला जाता है प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना है. नहीं किया तो पधारो, हम आपको पनिशमेंट लगाएंगे. ठीक है, चलिए सर आ जाओ, बचे कुछ चीज को पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद ध्यान दो. A chartered accountant either in practice or service has to abide by ethical behaviors. They are expected to follow fundamental principles of professional ethics while performing their duties. Service users professionals should be able to feel secure that exists a framework of professional ethics that govern provision of those services. In this spirit of things, the ICAI requires its members to comply with professional ethics while performing duties. इनकी ड्यूटी है भैया क्या करने की, ऑडिट करने की, तो तुम क्या करो, प्रोफेशनल एथिक्स को कंप्लाई करो. ठीक है. The ethics for chartered accountants therefore have been codified as ethical compliances, has always been philosophy of the profession. Chartered accountants whether in practice or service are required to comply provision of ethics. कुछ नहीं यार, बार बार एक ही चीज बोल रहे कि आप सीए हो ना, तो आपको क्या करना है, एथिक्स को फॉलो करना है, बस इतना ध्यान रखो आप. बराबर है क्या. अरे बोलो ना जल्दी से. सर अगर कोई भी डेविएशन हुआ तो हम क्या लेंगे, एक्शन लेंगे, जिसमें फाइन, सस्पेंशन, रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप और ऐसे अदर डिसिप्लिनरी एक्शंस हम आपके ऊपर लेने वाले हैं. समझ गए क्या. यस सर. पेंसिल ले लेना और उसको भी निपटा दो, है ना. चलो जल्दी करो और यहां पे लिख के रखो, सीए प्रैक्टिसिंग हो या सर्विस हो, लिखो फॉलो प्रोफेशनल एथिक्स, फिर लिखो इफ नॉट फॉलोड देन पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड. बाकी जो अपन ने नोट्स में लिखे ही है
तो आपने केवल उतना भी पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है वो, ठीक है। चलो इसके ऊपर क्या बहुत चीजें इनके पास पूछने के लिए। आओ देखो क्या बोला जा रहा है। अब मैं आपको है ना, पहले मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ाना चाहता हूं ताकि आज अपना एक टॉपिक ये कंप्लीट हो जाए। कौन सा, देखो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम जबरदस्त 5 मार्क का सवाल, 4 मार्क का सवाल इसमें से बनता है, ठीक है ना, मार्क कर दो इसको, इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, सारे लोग ध्यान देंगे, फोकस करना अच्छे से। देखो क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, मेरे साथ बोलेंगे सारे लोग। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर से बोलो इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। एक बार सारे पांचों पॉइंट्स को बढ़िया से बोल दो एक सुर में, एक ताल में, 1 2 3 गो। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, बराबर। चलो एक एक बात को एकदम आराम से समझेंगे, सारे लोग ध्यान देना। देखो सबसे पहला मैं आपको जो चीजें बताऊंगा ना, वो होने वाला है कौन सा, वो होने वाला है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या होने वाला है बोलो, कॉन्फिडेंशियलिटी। सर ये कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, सुनना। मैं ऑडिट करने गया था क्लाइंट का, मुझे पता चला कि ये जो क्लाइंट है ना मेरा, ये क्लाइंट कहां से परचेस करता है, कहां से सेल, कहां पे सेल करता है, क्या क्या चीजें करता है, ये सारे चीजों के बारे में मेरे को पता चल गया। मतलब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या किसी भी क्लाइंट का आप ध्यान रखना, परचेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। परचेस से ही उसका प्रॉफिट डिटरमाइन होता है। कभी कभार जनरली ये जो फैशन वाले धंधे होते हैं ना, उसके अंदर जैसे साड़ी का बिजनेस हो गया, कपड़ों का बिजनेस हो गया, इसमें परचेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं पे 5 रुपए महंगा होगा, कहीं पे 5 रुपए सस्ता होगा, बट वो 5 रुपए की मार्जिन आपकी बढ़ जाती है, बराबर। तो क्या हुआ, मेरे घर पे है ना बेटा कपड़े का ही धंधा था, मैंने क्या किया, मेरे क्लाइंट का मुझे पता चला वो कहां से परचेस करता है, मैंने अपने घर वालों को बता दिया एक काम कर तू वहां से परचेस कर ले। क्या आपको सही में लगता है मैंने ऐसी चिंदी हरकतें करना चाहिए? नहीं सर। दूसरा, मैं क्लाइंट का ऑडिट कर रहा था, मुझे समझ गया कि क्लाइंट ने जम के ब्लैक मनी जनरेट किया है। कैसे ब्लैक मनी जनरेट किया कि एग्जांपल के लिए मान लो क्लाइंट के पास कोई पर्सन आया, कैश सेल हुआ, अब कैश सेल वाला व्यक्ति इनवॉइस तो मांगता नहीं है, तो मैंने उस सेल को कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मैं, अब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो एक प्रकार से वो ब्लैक मनी जनरेट हो गया मेरे पास। ये सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि जो एक्चुअल स्टॉक है और जो बुक्स के हिसाब से स्टॉक है उसके अंदर मिसमैच है। तो मैं समझ गया बिका तो है, लेकिन क्या बोल रहा है ये कि नहीं नहीं स्टॉक खराब हो गया, नॉर्मल लॉस बोल रहा है, जबकि ये नॉर्मल लॉस नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर मुझे पता चला कॉन्फिडेंस, तो मैं क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दूं क्या, सुनो सुनो सीबीआई आ जाओ यहाँ पे, बहुत सारा फ्रॉड किया है? नहीं, समझ रहे? तो बेसिकली क्या बोला गया है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन किया है, क्या कहा मैंने बोलो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो उस इंफॉर्मेशन को मैं किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करूंगा क्या? नहीं सर, नहीं करूंगा। समझ रहे क्या? जैसे रिलायंस और अदानी आज दोनों कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस है, मेरे को कोई सीक्रेट पता चलता है रिलायंस का, मैं कहता हूं अदानी को बता देता हूं, ऐसा कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि एक ऑडिटर है ना पूरे कंपनी के बारे में इन आउट जानता है, उसके पास फाइनेंशियल्स है यार, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज उसके पास है, तो वो क्षमता रखता है एक कंपनी को तबाह करने की, क्षमता रखता है एक कंपनी को इंपैक्ट पहुंचाने की। तो उसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी सीक्रेट्स जो उसको पता चले उसने किसको डिस्क्लोज नहीं करना है, अपने कॉम्पिटेंट या कोई भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा है सेक्शन नंबर 143(12) कि फ्रॉड मिला 1 करोड़ के ऊपर तो सीजी को बताओ, 1 करोड़ के नीचे तो बीओडी को बताओ। ठीक है, बीओडी तो अपने ही लोग हैं, उनको बताया तो समझ में आता है, पर 1 करोड़ के ऊपर का तो सीजी को बता रहे हैं आप। तो आप कैसे बता रहे? क्योंकि लॉ वहां पे स्पेसिफिकली परमिट करता है।
मतलब क्या कि अगर जहां पे लॉ ने आपको परमिशन दे दिया ना, वहां पे कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं, बिंदास बताओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जहां पे लॉ ने कुछ नहीं कहा तो आप क्या वहां पे बता सकते हैं क्या? नहीं सर, आप वहां पे नहीं बता सकते। कभी कभार एक प्रोफेशनल की ड्यूटी होती है कुछ चीजों को डिस्क्लोज करने की, है ना। जैसे मान लो अगर मुझे 1 करोड़ के नीचे का फ्रॉड भी मिला ना, मैं उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताता हूं कि मेरे को फ्रॉड मिला था करके। अब समझ रहे, है ना। तो या मान लो मुझे कोई बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, तो ऑडिट रिपोर्ट में मुझे बताना पड़ता है कि बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। अब समझ रहे, है ना। तो ऐसे केस के अंदर अब मैं बता रहा हूं, पर ये मेरे ऊपर क्या लगाया गया है? बोलो, ड्यूटी लगाई गई है। तो जब लॉ कहता है या ड्यूटी इंपोज होती है तो मैं चीजों को बता सकता हूं। अदरवाइज मेरी प्रोफेशनल एथिक्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अब समझ रहे हैं, ये क्या है बेटा? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स है। आप सवाल समझो कि एक ऑडिटर से लीस्ट पॉसिबल चीजें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एथिक्स की। तो वो इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिविटी वाला होना चाहिए, फिर वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर हो, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी रखे, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन मिला तो 4 लोगों में नहीं बताए। समझ रहे क्या? मान लो जैसे होता है आपका कोई दोस्त है, आपने उसको बहुत ही टॉप क्लास इंफॉर्मेशन उसको बताया, ठीक है ना। मान लो पुष्पक और बाजू वाला क्या नाम है? क्या नाम है? समीर, समित, तो हाँ समित, है ना। तो पुष्पक ने, सुनो ना, पुष्पक ने समित को आके बताया, भाई मुझे देख रही थी, है ना, समझ रहा है। तो समित जो है, अब समझो, क्योंकि समित पुष्पक का क्या है? बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा पुष्पक को लगता है। लेकिन समित का भी कोई और बेस्ट फ्रेंड है बेटा। उसने बताया किसको? कि भाई वो उसको देख रही थी, पर किसी को बताना नहीं है। और वो जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसने उसको बताया और धीरे धीरे सारी क्लास को पता चल गया। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप समझिए बात को। यहां पे क्या कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हुआ? क्या समित के द्वारा हुआ? हाँ, पुष्पक ही बोलता भाई तू सबको बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बात अलग होती, क्योंकि पुष्पक ने अलाउ किया। लेकिन यहां पे बात वो थी क्या? नहीं थी। समझे? हमारे जो क्लास थी वो तो इतनी नालायक, वहां पे ऐसा अगर पता चल गया और मान लो जैसे लड़का खड़ा हुआ या लड़की, तो भाभी भाभी चिल्लाना चालू कर दे, मतलब वो लड़का शर्मा के वैसे बैठ जाए, इतना बेकार। और वो आप इमेजिन करो 400 बच्चों की क्लास और पूरी क्लास चिल्ला रही। अरे एक बार तो शर्मा सर आ गए थे क्लास में, कौन है? बोले किसने आवाज निकाला? अब मैंने कभी देखा नहीं शर्मा सर को इतना चिल्लाते हुए किसी पे। उस दिन तो भाई साहब अलग। अरे इतने नालायक कुछ लोग वहां पे ना, जैसे इसके पीछे ना बटन्स रहती थी पिलर्स के पीछे, ठीक है, तो लाइट बंद कर देते। जैसे अब सर पलटे, वो व्हाइट बोर्ड था तो लिख रहे, तो पूरी लाइट बंद कर दी क्लासेस की, पूरा अंधेरा वहां पे, और अंधेरा हुआ दिख भी नहीं रहा, फिर हूडिंग करे ऊ करके। अब क्या बताना, एक से एक भारी भयंकर। हमारी वो जो बैच थे ना, इतनी कंप्लेंट्स, मतलब इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स कि आप सोच नहीं सकते। फेमस बैच थी हमारी एकदम। आओ देखो क्या, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप इस क्लास में भी वही करो, और ये भी मत बताना मैंने बताया करके, है ना, समझो। आओ, तो पहला पॉइंट क्या देखा अपन ने? कॉन्फिडेंशियलिटी देखा। क्या देखा? बोलो, कॉन्फिडेंशियल, मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिली तो किसी को बताना नहीं है, लेकिन लॉ बोला तो बता देना, और प्रोफेशनल ड्यूटी बोली तो भी बता देना, ठीक है। यस सर। चलो आओ अब सेकेंड पॉइंट देखो। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? देखो ना, सेकेंड पॉइंट कहता है ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? बोलो, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मेरा एक दोस्त है बेटा, उसका बिजनेस है, उसने मुझे ऑडिट करने के लिए बुलाया, नया नया स्टार्टअप था। उसका कहना था भाई तू ऑडिट कर दे। मैंने कहा ठीक है ऑडिट कर देता हूं, चिंता मत कर, टेंशन मत ले। मैंने ऑडिट किया तो मुझे फ्रॉड के बारे में पता चला। मैंने कहा भाई इस फ्रॉड के बारे में तो मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो जो मेरा दोस्त है वो क्या कहता है कि भाई मत कर यार, मेरी स्टार्टअप कंपनी है, मुझे कल चल के लिस्टिंग करना है, मुझे आज बहुत सारे लोगों से फंड्स उठाना है, तो ऐसे केस में अगर तू फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट कर देगा ना, तो कोई भी मेरे क्या काम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। समझे क्या? तो यहां पे क्या हुआ, रिलेशन ऐसा था मेरा पर्सन के साथ जिसके कारण मैंने अपने इंडिपेंडेंस को खोया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? जिसके कारण मुझे बायस होना पड़ा अपना जजमेंट देने के लिए। मतलब वैसे तो मैं नहीं करना चाहता था वो चीज, पर मैं बायस हो गया क्योंकि मेरा पर्सन के साथ रिलेशन कुछ ऐसा था, बराबर। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। क्या होता है? बोलो, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है
कि किसी भी कोई कुछ भी हो जाए भैया, ऑडिटर को है ना बायस नहीं होना है। क्या नहीं होना है बोलो? बायस नहीं होना है। उसने किसी के इन्फ्लुएंस या बहकावे में नहीं आना है, या उसका किसी भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रखा है। मतलब क्या देखो, नॉट टू अंडरटेक एनी एक्टिविटी इफ सर्कमस्टांसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जजमेंट अफेक्ट हो रहा है ना, तो वैसे मैंने कोई भी हरकतें करना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, ध्यान दो। मेरा फ्रेंड था, है ना, वो एक फर्म में काम करता था। अब उस फर्म को ऑडिट मिला बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने गए, रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। जम के फ्रॉड हुआ था, बहुत सारे फ्रॉड हुए थे, लगभग 1 से 1.5 करोड़ का फ्रॉड था वो छोटी रूरल एंटिटी में। देखो अर्बन इसमें तो होता ही होता है यार, रूरल में अगर वो हो रहा है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है वो, है ना। तो 1-1.5 करोड़ का वहां पे फ्रॉड था। अब इन लोगों को सारी बातों को मतलब इन लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। इन्होंने मैनेजमेंट से कहा भैया हमको रिपोर्ट करना है करके। अब मैनेजमेंट ने क्या किया, अब जैसे अब आगे की चीजें तो पार्टनर्स देखेंगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखेंगे इसमें। अब इनका काम क्या था ऑडिट का, ये जो क्लाइंट, जो स्टाइपेंड वाले क्लाइंट गए थे, क्या बोलते हैं इनको अपन, आर्टिकल्स, हाँ सॉरी, तो आर्टिकल का काम था केवल रिपोर्ट करना। इन्होंने बता दिया सीए को। अब सीए, अब यहाँ पे अब सीए की ड्यूटी थी मैनेजमेंट को बताना कि भैया ये फ्रॉड हुआ है, हमको ये रिपोर्ट करना है। तो बाद में पता चला जब मतलब इन्होंने बनाए आर्टिकल्स ने, जो रिपोर्ट तो यही बनाते हैं ना, तो इन्होंने रिपोर्ट बनाए, तो उसके अंदर इन्होंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। तो इनको लगा ठीक है यार कुछ सेटलमेंट हो गया होगा, फ्रॉड पता चल गया होगा। तो फिर वहां से आ रहे थे तो सारे पार्टनर्स के पास नया आईफोन दिखा इनको, तो इनको समझ गया कि क्या हुआ। आप समझ रहे बात को? तो मैं कहूंगा जब ये इन्होंने देखा, मतलब जब आर्टिकल्स ने ये बात देखी, तो उनको समझ जाना चाहिए था कि पार्टनर्स का क्या हुआ है। बताइए जल्दी से, पार्टनर्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी से काम किए क्या? नहीं सर नहीं किए, वो बायस हो गए। क्या हो गए बोलो जल्दी से? बायस हो गए, है ना। तो बायस या अनड्यू इन्फ्लुएंस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ जाता है तो अपन लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी हमारा क्या हुआ? हैम्पर हुआ। बोलो क्या हुआ? हैम्पर हुआ। अब देखो क्या नेक्स्ट आता है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? झूठ आपने नहीं बोलना है। क्या मतलब होता है बोलो? झूठ नहीं बोलना है। मतलब क्या कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखा तो आप कैसा ओपिनियन देंगे? मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। सर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं नजर आए तो आप कैसा ओपिनियन देंगे? अनमॉडिफाइड देंगे। भैया जो भी बोलो सच सच बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रहो। क्या कहा बोलो? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रहो। आप कोई भी ऐसे रिटर्न रिपोर्ट या कम्युनिकेशन से एसोसिएट ही मत हो जो मटेरियली फॉल्स है या मिसलीड या ओमिशन करता है। मतलब क्या, जैसे देखो आपको प्रोवाइड किया गया, आपको बोला गया कि हमको है ना फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अब फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है मतलब क्या होता है कि मैं अश्योरेंस एंगेजमेंट में आ रहा हूं लेकिन मैं लिमिटेड अश्योरेंस दे रहा हूं। आप समझ रहे क्या बात को? अदर देन एचएफएस वाला पॉइंट नहीं था क्या अपना, वो वाले पॉइंट के कैटेगरी में आ गया मैं यहां पे। अब मुझे बोला गया कि एक काम करो ना, वैसे तो हमारी 20% की ग्रोथ ही है अगले साल में, पर हमको जो लोन लेना है ना वो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट का लेना है। तो एक काम करो ना, 40% की ग्रोथ बता दो। क्या कर दो बोलो? 40% की ग्रोथ बता दो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो आज 24 में तारीख है बेटा, है ना। अब अपना अभी क्या हुआ है, 23-24 अपना हो चुका है, अभी 24-25 चल रहा है। अब मेरे को लोन चाहिए ना, तो बैंक वाला क्या बोलता? पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वो इवेंट्स जो हो चुके हैं। अरे लेकिन इस साल भी तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना, तो हमको इस साल का प्रोजेक्टेड दो कि इस साल तुम कितना सेल करोगे, इस साल तुम्हारा क्या परचेस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो मेरा क्लाइंट मुझसे कहता है सर प्लीज 40% का सेल ग्रोथ बता दो, मेरा प्रॉफिट भी 30% से बढ़ा दो, मेरे को आसानी से बैंक से लोन मिल जाएगा। बैंक से लोन मिल गया, फिर थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो तो मेरा टेम्परेरी काम निकल जाता है। अब उसके टेम्पररी काम निकालने के चक्कर में मैंने क्या कर दिया बेटा, खराब रिपोर्ट या गलत रिटर्न से मैं एसोसिएट हो गया, क्योंकि मैंने बनाया मतलब मैं एसोसिएट हो गया। तो मतलब क्या हैम्पर हुआ बोलो? अरे बोलो ना क्या हैम्पर हुआ? इंटीग्रिटी हैम्पर हुआ, क्योंकि मैंने झूठ बोला। तो आपने झूठ नहीं बोला
दूसरा बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आपने यहां पे क्या नहीं होना है, बायस नहीं होना है। तीसरा अपन ने पढ़ा कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है तो वो इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज मत करो। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल बॉडी बोले या लॉ बोले तो आप डिस्क्लोज कर सकते हो क्या? हाँ सर, बिंदास बता सकते हो, ठीक है ना? यस चलो आ जाओ इसको मैं रीड कराऊंगा आपको, एक एक पॉइंट को रीड करते हैं पहले। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, बस एक ही पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी को रीड करा के खत्म कर दूंगा, बाकी कल करवाऊंगा फिर सुबह, ठीक है? देखो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट to respect confidentiality of information acquired as a result of professional business relationship। तो जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को इज्जत में रखो, मतलब कि बताओ मत उसको, है ना? ज्यादा लोगों को शेयर मत करो। कॉन्फिडेंशियलिटी सर्व्स एज अ पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स free flow of information from professional accountant client and employing organization to accountant with understanding that क्या information will not be disclosed to third party। इसको मार्क करो, not be disclosed to third party। अब देखो however मतलब पलटी मार रहा है, कुछ ना कुछ उल्टा बोलना है, तभी however शब्द का प्रयोग किया। however such confidential information may be disclosed, for example when it is required by law या permitted by law and authorized by client या employer, or there is professional duty या right to disclose when not prohibited by law। मतलब professional duty है या जहां पे law ही permit करता है कि बता दे कुछ नहीं होता, तो ऐसे केस के अंदर आप बताना, अदरवाइज आपने थर्ड पार्टी को बताना है क्या? नहीं सर, नहीं बताना है। समझ रहे आप बात को? बोलो जल्दी से, क्या आप समझ रहे अपना क्या चल रहा है करके? बोलो जल्दी से, समझ रहे आप, है ना? याद है आपको बेटा, आपने सीए इंटरमीडिएट चूज किया था, दो ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 2 में अभी कौन सा चल रहा है? पेपर नंबर 5, ऑडिट पढ़ रहे हैं अपन, है ना? ऑडिट में कितने चैप्टर्स है? 11, इसमें से एक हो चुका है, अभी अपना सीधा 11वां पढ़ रहे हैं अपन, है ना? एक और अभी 11वां। अब 11वां में आज अपन ने क्या पढ़ा? एथिक्स पढ़ा, फिर अपन ने नीड, वो बहुत ही वाहियात टॉपिक जिसको काटे अपन ने, और फिर आज पढ़ना चालू किया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला फंडामेंटल प्रिंसिपल में क्या क्या आता है, बोलो? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल, बोलो ना प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, बराबर है ना? तो अपना ये चीज चल रही है, अपना कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ के हो गया, बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बात मैं बता दूं, जब भी आप घर पे पढ़ो ना, तो आपने अगर 4-5 पन्ने पढ़े तो उसको इसी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं, उसको इसी तरीके से रफ में लिख के देखने का कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। जब आप रफ पे ऐसा बनाते हो ना डायग्राम, तो इससे आपके माइंड को मतलब अच्छा सा सिग्नल जाता है कि आपने पढ़ा भी है और आपको रिटेन भी हो रहा है। समझ रहे? देखो आपका डायग्राम तभी बनेगा जब आपने अच्छे से पढ़े होंगे। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा ना, आपका डायग्राम बनने ही नहीं वाला है कितना, और ऐसा टूटा फूटा ही लिखना है, आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ये आपको रिटेंशन में बहुत मदद करेगा। कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट ऐसा अगर आपने पढ़ लिया तो पक्का बता रहा हूं बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, क्योंकि आपके रिटर्न होगी चीजें। फिर देखो प्रेजेंटेशन तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो ही जाता है, लेकिन आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? चलो प्लीज आज का रिवाइज कीजिएगा, और उसके बाद 1 मिनट, प्लीज आज का रिवाइज कीजिएगा और फिर कल सुबह रिवाइज करके आइएगा आज का टॉपिक, है ना? यस, हाँ बोलिए बेटा।